है चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या नहीं। पहला कार्य है चुनाव आयोग का कि निष्पक्ष चुनाव कराना। निष्पक्ष चुनाव कराना का कार्य है। निष्पक्ष मतलब कि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, ये देखना। और इसके लिए अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव जिनको उसके बारे में शिक्षित किया जाता है कि चुनाव जब होंगे तो उस दौरान उनका क्या दायित्व है और क्या नहीं, और उन्हें क्या कार्य करना है, ठीक है, और किस प्रकार की उन्हें सुरक्षा रखनी है और क्या निगरानी रखनी है, ये कार्य हमारा चुनाव आयोग का होता है। दूसरा, चुनाव की तिथियां घोषित करना। तिथियां घोषित करना, भाई चुनाव किस डेट को होंगे, किस डेट को नहीं होंगे, ये भी तय चुनाव आयोग करता है। तीसरा, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ठीक है भाई, हम देखें चुनाव के अंदर हमारे बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां। तो ये जो बड़ी पार्टियां होती हैं इनके तो हमें पता है चुनाव चिन्ह होते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि राजनीतिक अधिकार में हमें ये है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ये उसका राइट है, ये हमें राजनीतिक अधिकार में प्रदान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो कोई पार्टी उसे अगर टिकट ना दे तो वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है, निर्दलीय खड़ा हो सकता है। तो निर्दलीय जब वो खड़ा होगा, जब नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा, तो उस नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए उसे चुनाव आयोग अलग से कुछ चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, और चुनाव चिन्ह में से वो चाहे तो कोई सा भी चुनाव चिन्ह ले ले। और ये जरूरी नहीं है कि चुनाव आयोग जो चुनाव चिन्ह दे रहा है उसमें से ही वो एक चुनाव चिन्ह चुने, वो अपनी मर्जी से भी चुनाव चिन्ह बना सकता है और चुनाव आयोग को दे सकता है। और फिर चुनाव आयोग का ये कार्य रहता है कि जो चुनाव चिन्ह उसने कहा है कि मुझे चुनाव चिन्ह चाहिए, वो देखता है कि किसी अन्य पार्टी का वह चुनाव चिन्ह तो नहीं है। अगर वो चुनाव चिन्ह किसी अन्य पार्टी का नहीं है, चाहे वो इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो, तो अगर नहीं होता तो वो चुनाव चिन्ह से प्रदान कर देता है। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी किसका कार्य है? चुनाव आयोग का। फिर चुनाव का रिजल्ट घोषित करना। ठीक है, ये भी कार्य हमारे चुनाव आयोग का है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ चुनाव संहिता जो होती है, चुनाव आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता जो होती है, चुनाव आचार संहिता भी लागू यही करती है और देखती है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। ठीक है, फिर सातवां पॉइंट क्या है कि हमारे चुनाव चिन्ह में उम्मीदवार कितने पैसे खर्च करेंगे, कितने नहीं करेंगे, यानी उम्मीदवारों द्वारा धन खर्च करने की सीमा तय करना। उम्मीदवारों द्वारा धन खर्च करने की सीमा तय करना। ठीक है, ये चुनाव आयोग के कार्य है। चुनाव आयोग का एक और कार्य है कि चुनाव जो हों वो सही से हों, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, यानी चुनाव चुनाव के लिए
मैनेजमेंट करना या व्यवस्था करना भी इसका काम है। ठीक है, ये चुनाव आयोग के कार्य हैं हमारे। ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं? निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है। दूसरा, चुनाव की तिथियां घोषित करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव जो हुआ है उसका रिजल्ट घोषित करना, अगर किसी चुनाव में किसी प्रकार की कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव आचार संहिता, जैसे हमारे यहाँ पर जो चुनाव होंगे तो उस चुनाव में जो हमारे उम्मीदवार होंगे वो कितने बजे से कितने बजे तक प्रचार करेंगे और कितनी सीमा तक करेंगे और कितने दिनों के बाद वो अपना प्रचार बंद कर देंगे, ये सब तय करता है हमारा आचार संहिता में। ठीक है, वो कितने अपनी जो रैलियां होंगी उसके लिए, जैसे हमारे लाउड स्पीकर पे आपने देखा होगा कि हमारे जो ई रिक्शा होते हैं, ई रिक्शा पे ये अपने एक वॉलंटियर रख देते हैं या वहाँ पर उसमें एक अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर कर वो गली गली घूमता रहता है। तो उसमें तय होता है कि आप कितने ई रिक्शा रख सकते हो, ये चुनाव आयोग के पास बिल्कुल, चुनाव आयोग इसे एक परमिशन देता है कि आप 4 ले सकते हो पूरे दिन में या 3 ले सकते हो, ये भी हमारा चुनाव आयोग तय करता है। दलों का पंजीकरण करना कि कौन सा राजनीतिक दल, पंजीकरण मतलब है जब चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में उम्मीदवार को 6% है ना, या राजनीतिक दलों का पंजीकरण, जैसे मैंने बोला कि जब चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ रीजनल पार्टियाँ होती हैं, वो रीजनल पार्टियाँ सिर्फ उसी रीजनल में होती हैं, यानी क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं, सिर्फ वहीं होती हैं, वो राजनीतिक पार्टियाँ नहीं होती। ठीक है, तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, उम्मीदवारों द्वारा जो धन खर्च करते हैं, है ना, जो धन खर्च करते हैं मतलब कि आपको इतने रुपए ही खर्च करने से ज़्यादा नहीं करने, इतनी सीमा तय करती है वो हमारी चुनाव आयोग करती है। फिर चुनाव के लिए जो हमारे देखे होंगे आपने स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो टीचर्स जाते हैं, बैंक के एम्प्लॉय जाते हैं, रेलवे के एम्प्लॉय जाते हैं, अदर गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी होते हैं वो जब हमारे चुनाव हो रहे होते हैं तो उस मैनेजमेंट का वो हिस्सा होते हैं। उन्हें शिक्षित किया जाता है कि जब चुनाव होंगे तो क्या क्या प्रतिक्रिया करनी है, क्या क्या नहीं करनी, उस दौरान यानी चुनाव को हमने बिल्कुल सही तरीके से कराना है ना, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, तो ये काम भी चुनाव आयोग का होता है। बेटा, चुनाव आयोग की संरचना, अभी इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो चुनाव आयोग के कार्य थे, अब जो हम करने जा रहे हैं वो चुनाव आयोग की संरचना है। ठीक है, चुनाव आयोग की संरचना, और चुनाव आयोग की जो संरचना है उसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया। 324 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। स्थापना 25 जनवरी 1950, और 25 जनवरी 1950 को ही हम अपना मतदाता दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ मतदाता दिवस किस दिन मनाते हैं, तो मतदाता दिवस जो मनाते हैं वो 25 जनवरी को मनाते हैं, मतदाता दिवस। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा बेटा कि यहीं से कि भाई 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि मतदाता दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, सबसे पहले चुनाव आयुक्त जो थे, सबसे पहले चुनाव आयुक्त, उनका नाम है सुकुमार सेन। बेटा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। ठीक है,
फिर अभी वर्तमान में जो है वो सुशील चंद्रा हैं, सुशील चंद्रा हैं, जो 13 अप्रैल 2022 को इन्होंने अपना पद संभाला। इससे पहले जो थे उनका नाम था सुनील अरोड़ा, जो हमारी किताबों में उनका वर्णन है कि अभी जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा हैं, लेकिन हमारी बुक जो है पहले ही छप जाती है, इसीलिए उसे अपडेट करने के लिए आपको याद रखना चाहिए कि वर्तमान में कौन है। वर्तमान में है सुशील चंद्रा और इससे पहले थे सुनील अरोड़ा। ठीक है, एक चुनाव आयुक्त होता है, 2 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है ना, एक चुनाव आयुक्त होता है और 2 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो वरिष्ठता के आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष या 65 वर्ष का मतलब है कि जब ये अपना पदभार संभालेंगे, अगर इनकी आयु 64 साल हुई तो ये अपने पद पर सिर्फ 1 साल तक रहेंगे। सॉरी, इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष का होता है। अगर मान लो इनका जब ये अपने पद पर विराजमान हुए, जब इन्होंने पद अपना संभाला, जब इनकी उम्र 64 वर्ष थी तो ये अपने पद पर 1 साल तक रहेंगे और 1 साल के बाद ये अपना पद छोड़ देंगे। ठीक है, अगर मान लो इनका जब इन्होंने अपना पद संभाला जब ये 58 ईयर्स के थे, यानी 58 साल के थे, तो ये 6 साल अपना पूरा कार्यकाल करेंगे। ठीक है, ये फिर संसद द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा इसे हटा सकती है। लोकसभा और राज्यसभा इसे हटा सकती है। कब हटा सकती है? जब ये संविधान के अनुसार कार्य नहीं करते, जब इन्हें लगता है कि ये संविधान के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं तो उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इन्हें हटाया जा सकता है। हमारे जो चुनाव आयोग हैं, जो चुनाव आयोग है उसका जो काम होता है वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आदि के चुनाव निष्पक्ष रूप से कराना होता है। ठीक है, जो चुनाव आयोग होता है वो जो चुनाव कराता है वो किस किस के कराता है? लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्य की विधानसभाओं के और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आदि के। ठीक है, ये चुनाव आयोग की संरचना है। ठीक है ना, चुनाव आयोग की संरचना क्या कि इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई और 25 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और ये इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जिसको जो चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा, इसकी नियुक्ति की जाती है। इसके 2 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त मिलकर उनको चुनते हैं। ठीक है, और इनको जो हटाया जाता है वो संसद द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा हटाया जाता है। और आपको पता है कि संसद जो है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि संसद क्या है। तो संसद क्या है, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए संसद क्या है, तो आप याद रखना कि वो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात कर रहा है। अगर आपसे एक टीचर पूछता है कि संसद क्या है, अगर कोई बच्चा ये कहे कि संसद लोकसभा और राज्यसभा है और वो चुप हो जाता है तो उसका मतलब उसका आंसर अभी पूरा नहीं हुआ।
आंसर तब पूरा होगा जब उसने आंसर में ये कहेगा कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो हमारे सुकुमार सेन थे। ठीक है, और वर्तमान में जो हैं वो सुशील चंद्रा हैं, जिन्होंने अपना पद 13 अप्रैल 2022 को संभाला। इससे पहले सुनील अरोड़ा थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है बेटे, ये याद रखना है, ये है हमारी चुनाव आयोग की संरचना। ठीक है बेटा, हमने जो पढ़ लिया है, चुनाव आयोग के कार्य पढ़ लिए हैं, चुनाव आयोग की संरचना पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रतिनिधि पढ़ने जा रहे हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव। बात है कि प्रतिनिधि है क्या और प्रतिनिधि हम क्यों चुनते हैं। ठीक है ना, प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता जिस भी व्यक्ति को चुनती है, चाहे वो संसद हो या विधानसभा में, उसको चुनकर भेजती है और वह उन व्यक्तियों का रिप्रेजेंटेटिव करता है या रिप्रेजेंट करता है, उसे कहते हैं हम प्रतिनिधि। ठीक है ना जी, जनता जिसे चुनती है उसे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, यानी प्रतिनिधि कहते हैं। ये कहीं पर भी अलग अलग होते हैं। जहाँ पर छोटे यानी कम संख्या होती है वहाँ पर कम प्रतिनिधि होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ पर ज़्यादा प्रतिनिधि होते हैं। चुनाव आयोग का कार्य एक और होता है कि सीमाओं का परिसीमन करना भी चुनाव आयोग का कार्य होता है। जैसे अगर मान लो कहीं पर कोई छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ पर कम जनसंख्या है अभी स्टार्टिंग में, तो वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा या प्रतिनिधि होगा वो हो सकता है कि वहाँ का सिर्फ एक ही हो, लेकिन समय के साथ साथ 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वहाँ पर विकास हुआ और वहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया। धीरे धीरे कर कर वहाँ की जनसंख्या बढ़ी, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर अब जो प्रतिनिधि होंगे हो सकता है 1 ना हो 2 हो जाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आकार पर डिपेंड करता है कि हमारे वहाँ पर प्रतिनिधि 1 होंगे या 2। ठीक है, तो प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुनकर संसद या विधानसभा में भेजती है, उस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, और वह जनता के बिहाफ पर सारे निर्णय लेता है। किसके फेवर में लेता है? जनता के फेवर में लेता है, उसे हम प्रतिनिधि कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम प्रतिनिधि चुनते क्यों हैं? ठीक है ना जी, हम प्रतिनिधि चुनते क्यों हैं? हम प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि हम सब जो लोग हैं उसमें अनपढ़ भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ विनम्र भी होते हैं, कुछ एग्रेसिव भी होते हैं, कुछ गुस्से वाले जो एग्रेसिव होते हैं, वो झटपट से कोई भी निर्णय लेने वाले होते हैं, वो आगे की नहीं सोचते, वो कहते हैं कि जो भी हो अभी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसलिए क्योंकि भीड़ कभी भी ठीक नहीं हो सकती, और जो भीड़ होती है उसको निर्णय लेने के लिए क्या होता है कि उसका समाधान करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अगर मान लो कहीं पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, और विवाद उत्पन्न होने के बाद हम क्या करें कि 100 नंबर पे कॉल कर दें। जब हम 100 नंबर पे कॉल कर देंगे तो 100 नंबर की जब गाड़ी आएगी तो वहाँ का जो गाड़ी आएगी तो उसमें से एक हमारा पुलिस वाला आएगा और वो पूछेगा क्या बात है। तो जब वो बात पूछेगा तो बताने वाले 10 होंगे, कोई इधर से बोलेगा, कोई उधर से बोलेगा, कोई उधर से बोलेगा, वो समझ नहीं पाएगा। तो वो बोलेगा कि आप में से कोई भी एक व्यक्ति आए, एक नहीं 2 व्यक्ति आए और सारा जो विवरण है वो मुझे आराम से बता दें। तो जो सारा विवरण 1 या 2 व्यक्ति बताएंगे वो उस 10 या पूरी उस भीड़ का प्रतिनिधि कर रहे हैं, यानी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें बताएंगे और वो जो 2 व्यक्ति आएंगे वो लोग ही उन 2 व्यक्तियों को चुनकर भेजेंगे कि जो भी निर्णय वो कर आएंगे, जो भी बात रखेंगे, जो भी ये रखेंगे वो 2 व्यक्ति रखेंगे, लेकिन माने वो सारी बातें, यानी वो सब लोग उन बातों को मानेंगे जो 2 व्यक्ति वहाँ पर रखकर आएंगे। उसे कहते हैं हम अपना प्रतिनिधि। हम प्रतिनिधि से फिर ये प्रश्न नहीं कर सकते आप ये कैसे कराए, क्यों? क्योंकि उस प्रतिनिधि को हमने ही भेजा था और हमने ही कहा था आप जाओ, आप जो भी फैसला करके आओगे वो बिल्कुल ठीक होगा। तो हम प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? क्योंकि विशाल जनसंख्या
वह बड़े क्षेत्रफल के कारण कानून बनाते समय या निर्णय लेते समय सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, सभी शामिल नहीं हो सकते, इसलिए लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। ठीक है, तो हमें इसीलिए प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है जो हमारी बातें रख सके। क्यों? क्योंकि जो भीड़ होती है उसमें जो लोग होते हैं वो अपनी बातों को ढंग से नहीं रख पाते हैं, जो बिल्कुल ढंग से रखना होता है। ठीक है, इसीलिए हमें प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है जो हमारी बातों को ठीक से रख सके। ये तो एक छोटी सी बात है। अगर मान लो कि हमें सरकार के सामने अपनी बातें रखनी है तो हम सरकार के सामने अपनी बातें कैसे रखेंगे? क्योंकि एक होता है कि हम अपनी बात रखने का जो तरीका होता है वो ठीक से रखें, है ना। हम में से कोई लोग कहेगा आप तो समझते ही नहीं हो हमारी बात, आपको कैसे समझाएं हम। तो जब ये हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो हम अपनी बातों को बिल्कुल आराम से और तरीके से समझा सकें और सरकार के सामने रख सकें, तो इसीलिए हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है बेटे, और ये जो मेरी है चुनाव और प्रतिनिधित्व जो ये चैप्टर है सेकेंड, उसकी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो है, और मेरे आपसे ये है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।